अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम के आगाज़ में हम एक शानदार खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान हॉकी के मदाहों के लिए खुशी की लहर लेकर आई है। पाकिस्तान ने चीन में जारी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मेज़बान चीन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी है और इस शानदार फतह के साथ ही पाकिस्तान हॉकी टीम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है। चीन में खेले गए 6 मैच में पाकिस्तान ने अपने उम्दा खेल से मेज़बान चीन को इब्तिदा में ही दबाव में रखा। पहले क्वार्टर में दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं, लेकिन दूसरे क्वार्टर के 8वें मिनट में हन्नान शाहिद के खूबसूरत पास पर अब्दुल रहमान ने गोल करके पाकिस्तान को बर्तरी दिलवाई और फिर तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी को दुगना करने का बेहतरीन मौका बनाया जब नदीम अहमद ने गेंद को जाल में पहुंचा दिया। अगरचे कप्तान अमाद बट पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल करने में नाकाम रहे, लेकिन चौथे क्वार्टर के आगाज में हन्नान शाहिद ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके पाकिस्तान की बर्तरी को 3-0 कर दिया। चीन के चेंग हिंग ने एक पेनल्टी कॉर्नर के जरिए चीन का वाहिद गोल किया, लेकिन पाकिस्तान ने मैच के अख्ताम से सिर्फ 4 मिनट पहले मजीद 2 गोल करके अपनी फतह को यकीनी बना लिया। नदीम अहमद ने अपना दूसरा गोल स्कोर किया, जबकि हन्नान शाहिद ने भी एक शानदार गोल करके पाकिस्तान को 5-1 की जीत दिलाई। ये पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में दूसरी फतह है। इससे पहले हमने आपको अपडेट किया था कि पाकिस्तानी टीम ने जापान को भी हराया है और अब टीम हफ्ते को अपने रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में मैदान में उतरने जा रही है और भारत इस टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रहा है और ये मैच भी एक दिलचस्प मार्का होने वाला है। इस कामयाबी की खुशी भी हमें मनानी चाहिए और पाकिस्तान हॉकी टीम को सेमीफाइनल की जो बेहतरीन कारकर्दगी है उसके लिए भी हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। प्रोग्राम के दौरान हम आपको इस हवाले से मजीद भी अपडेट करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। क्या वाकई IMF पाकिस्तान को डिफॉल्ट की जानिब धकेलना चाहता है? 43 साला डॉक्टर खातून ने 8000 मीटर से ज्यादा बुलंद चोटी सर कर ली। शो में करेंगे रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने की मुनासबत से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी गुफ्तगू। और आपकी मुलाकात कराएंगे एक कसीदा बुर्दा शरीफ मुनफरिद अंदाज में पढ़ने वाले गुलकार से। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। हाल ही एक तवील और मुनफरिद तहकीक से ये बात सामने आई है कि फलों और सब्जियों का रोजाना और मुनासिब इस्तेमाल न सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर बल्कि अमराज़ कल्ब और गुर्दों की बीमारियों से भी बचाने में मददगार साबित हो रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने 5 साल तक 153 रजाकारों पर तहकीक की और उन्हें 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया। इस तहकीक के नताइज हैरान कुन थे। माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि जो अफराद सिर्फ अद्वियात इस्तेमाल कर रहे थे या जिन्होंने कुछ ग़िज़ाई तब्दीलियाँ अपनाई थीं उनमें अमराज़ कल्ब का खतरा कम नहीं हो सका, लेकिन जो अफराद ज़्यादा फल और सब्जियाँ इस्तेमाल कर रहे थे उनकी सेहत में नुमायाँ बेहतरी आई है और वो हाई ब्लड प्रेशर, अमराज़ कल्ब और गुर्दों की पेचीदगियों से महफूज रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि फल और सब्जियां हाई ब्लड प्रेशर को कम करने, निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करती हैं। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत हमाला खान ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। हमारा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आए रोज़ नई से नई रिसर्चेस सामने आती हैं, लेकिन ये तो हम लोग भी डे वन से जानते हैं कि सब्जियाँ या जो फल हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारी सेहत के लिए। बट आज का महंगाई का भी इतना दौर है, उसका भी ख्याल रखते हुए मैं चाहूँगा कि आप कुछ हमें ऐसी सब्जियां और फल बताएं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, क्योंकि बहुत से जो हमारे मर्ज हैं उनका आगाज़ ब्लड प्रेशर से ही होता है। बिल्कुल अनवार, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ी ये इंतहाई इंपॉर्टेंट रिसर्च है जिसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज लोग फलों और सब्जियों को गोश्त और रोटी के मुकाबले में ही समझते हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो रोटी का और चावल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बहुत सारे घरों में अगर रात के खाने में चावल का इस्तेमाल नहीं हो रहा ना, तो वो इसको बड़ा ही अपने लिए बैड डे या अच्छा फूड नहीं समझते कि सब्जी खानी पड़ रही है एंड ऑल इस तरह की चीज़ें। तो ये रिसर्च जो है इस बात का प्रूव है कि बढ़ती हुई बीमारियां जो पाकिस्तान में, जैसे शुगर का मसला जो है वो नंबर 1 पे आ चुके हैं। इसी तरह से आप ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मसला है और बहुत सारे लोग शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर का शिकार भी हो रहे हैं। तो वो इन्हीं वजह से है कि उनका लाइफस्टाइल जो है उन्होंने उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं की हुई और उसको उस तरह से नहीं बनाया हुआ जिस तरह से इंपॉर्टेंट है। फलों और सब्जियों से पहले मैं थोड़ा सा
बात करना चाहूँगी कि ये मर्ज हमें क्यों मुब्तला हो रहे हैं और पाकिस्तान में इसकी तादाद बढ़ती क्यों जा रही है। इसमें सबसे पहले अनवार अगर देखा जाए तो लोगों में सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत सारे लोग जैसे डिजिटल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारी हर चीज़ डिजिटली होती जा रही है, इस तरह से घरों में बैठ के काम करने का रवाज भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से चहलकदमी जो है वो बहुत कम हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बस उठना है, लैपटॉप्स पे बैठने और काम करने और वहीं पर बैठ के उन्होंने खाना है और वो दे आर एट वर्क प्लेस, वही उनकी वर्क प्लेस होती है। बहुत कम हम लोग चहलकदमी की तरफ जा रहे हैं। हमारे माहौल में वॉक का, स्मोक की वजह से, डिफरेंट पॉल्यूशन फैक्टर्स की वजह से वॉक करने का जो रवाज है वो भी खत्म होता जा रहा है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये तमाम बीमारियां आ रही हैं। उसके बाद जैसे बात करें, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। लोग फलों और सब्जियों का इस्तेमाल उस तरह से नहीं करते, या कर रहे हैं तो उनको बनाने का तरीका इतना डिफरेंट होता है कि वो उनको फ़ायदा देने की बजाय अल्टीमेटली नुकसान की तरफ लेकर जा रही होती हैं। बहुत सारे लोग आलूओं को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आलू का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, मटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। ऐसी सब्जियां जो कार्ब्स कंटेंट में ज़्यादा होती हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली उनका वज़न बढ़ता है और वज़न बढ़ने के साथ साथ ये सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कौन से फल और सब्जियां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉम द डे वन जब पेशेंट हमारे पास अपनी प्रोफाइल लेकर आता है जिसमें उनको डिफरेंट किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं, वो तो हम उनको बताते हैं कि वो ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें जो फाइबर रिच हों। अब आम ज़ुबान में बात की जाए कि फाइबर रिच सब्जियां कौन सी होती हैं, जिनमें हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाए। अब जैसे जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं, आगे मौसम में हमारे पास साग अवेलेबल होगा, मेथी अवेलेबल है, पालक अवेलेबल है, कैबेज इस मौसम में होती है, लेटेस होती है, गोभी होती है। इस तरह की सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए क्योंकि उसके अंदर फाइबर का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। अगर हम इसी के साथ साथ फलों की बात करें, फलों में कोशिश करें कि छिलकों के समेत फलों का इस्तेमाल करें। अमरूद है, नाशपाती है, आड़ू है, सेब है, ये सारे फल छिलकों के साथ इस्तेमाल किए जाएं। छिलके के अंदर फाइबर का इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट अनवार मौजूद है कि अगर आप वो छिलके के साथ इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा देता है। फाइबर हमें फ़ायदा कैसे पहुँचा रहा होता है, जो भी हम लोग ऐसी ग़िज़ा ले रहे होते हैं जिसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, फैट कॉम्पोनेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो अल्टीमेटली हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा होता है, हमारी वेन्स को ब्लॉक कर रहा है, या हमें डिफरेंट किस्म के मसाइल की तरफ लेकर जा रहा है। फाइबर्स क्या करते हैं, नेचुरल वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी से इन सारी चीज़ों को एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं। एक्स्ट्रा फैट को, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को वो आपकी बॉडी से बाहर लेकर जा रहे होते हैं। इसी के साथ साथ वो क्या करते हैं, आपको फुलनेस की फीलिंग देते हैं। यानी कि अगर आपने एक प्लेट अपनी वेजिटेबल्स की जितनी रिक्वायर्ड सर्विंग है उतनी खाई है, उससे क्या होगा कि आपको फुलनेस की सर्विंग में फुलनेस की फीलिंग मिलेगी। आपको लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है, आपको मजीद खाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम अनकॉन्शियसली एक्स्ट्रा खा रहे होते हैं, जो हम लोग बेदहानी में खा रहे होते हैं कि नहीं अभी भूख नहीं मिटी, तो ये सब्जियों और फलों को खाने से क्या होगा, आपकी सैटिस्फैक्शन इंप्रूव होगी और आपको भूख की शिद्दत का एहसास कम होगा, जिसकी वजह से ओबेसिटी कम होगी। ओबेसिटी कम होने की वजह से अल्टीमेटली आपके मसाइल कम। ठीक है, चलें क्वांटिटी पे हम एक बार फिर से बात करेंगे। अभी मैं एक मेन चीज़ पूछना चाह रहा था आपसे, जो कि मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे अवेयरनेस ये नहीं है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है या किसी को शुगर है तो उन्हें लगता है कि सिर्फ उन्हें कोई मेडिसिन लेनी है और उसको कंट्रोल कर लेना है, या शुगर के पेशेंट है उन्हें सिर्फ इंसुलिन लगानी है। ये अवेयरनेस लोगों को नहीं है कि ब्लड प्रेशर की वजह से या शुगर की वजह से अगर उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो जो उनके फिर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो मुतासर होते हैं। उनके ज़हन में सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, इससे शायद किसी और ऑर्गन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल अनवार, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम लोगों ने शुरू से देखा है कि आपका सर दर्द है आप दवाई ले लें, आपको कोई छोटी सी बीमारी हुई है आप दवाइयों पे आ जाएं। हम लोगों ने उसको फूड थेरेपी के थ्रू कंट्रोल किया ही नहीं है, फ्रॉम द डे वन नहीं किया। अब आकर जैसे जैसे माहिर ग़िज़ायात और ये सारी अवेयरनेस आप लोगों के थ्रू ज़्यादा होती जा रही है तो लोगों को पता चल रहा है कि मेडिसिन थेरेपी से पहले अगर आप फूड थेरेपी की तरफ आ रहे हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। हम लोग आम जुबान में कह देते हैं जी अपना लाइफस्टाइल ठीक करें आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब द क्वेश्चन इज वो अपना लाइफस्टाइल कैसे ठीक करें, उनको आप ये भी बताएं कि वो अपना लाइफस्टाइल कैसे ठीक करें। आप डायबिटीज के पेशेंट देख लें, ब्लड प्रेशर के पेशेंट देख लें, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बैकवर्ड एरिया गाँव वाली साइड से होते हैं जिनके लिए ये चीजें मैटर नहीं करती। उन्होंने सुबह का खाना खाना होता है और शाम का खाना खाना होता है एंड दे आर लाइक कि हमें इसके अलावा बताएं हम क्या कर सकते हैं। एंड वो अपनी रूटीन्स को चेंज नहीं कर रहे, अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज नहीं कर रहे, जो कि गलत प्रैक्टिस है। इसमें हमें अवेयरनेस इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए तो अनवार स्पेशल डाइट है जिसे हम डैश डाइट कहते हैं, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये एक डाइट है जिसमें हम क्या करते हैं, उनकी फलों और सब्जियों की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं और उनके कार्ब्स और प्रोटीन्स को थोड़ा सा लिमिटाइज कर देते हैं। इसी तरह शुगर वाले पेशेंट्स की बात की जाए, इनके लिए ऐसी डाइट है जिसमें हम इनके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बढ़ा देते हैं,
यानी कि ऐसे कार्ब्स जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में टाइम लें, जिसकी वजह से ग्लूकोज एकदम से स्पाइक ना करे। ठीक है, तो अगर मैं ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को मशवरा दूं तो यही कहूंगी कि सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। किसी भी किस्म की सब्जी फल आपके पास अवेलेबल है, अपार्ट फ्रॉम आलू आप उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, और इसी के साथ साथ फलों में मैं उनको बोलूँगी कि जैसे मैंने बताया छिलके वाले फलों का इस्तेमाल करें। और शुगर वाले पेशेंट्स को मैं कहूँगी जौ के आटे का इस्तेमाल करें, दलिए का इस्तेमाल करें, छान का आटा इस्तेमाल करें, चोकर का आटा इस्तेमाल करें, सफ़ेद मैदा इस्तेमाल ना करें, सफ़ेद आटा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो उनकी शुगर को जो है वो नुकसान करेगा। ठीक है, अच्छा, जैसे आपने कहा कि हमें मेडिसिन थेरेपी से पहले फूड थेरेपी से काम लेना चाहिए, लेकिन अब वो लोग जो कि मेडिसिन थेरेपी पर आ चुके हैं उनके लिए वापसी का कोई चांस होता है कि वो फूड के जरिए भी फिर चीज़ों को कंट्रोल कर लें? जैसे अगर ब्लड प्रेशर के बाद अगर हम बात करते हैं तो हार्ट अटैक की जो रेशियो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसमें ये कहा जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ गया है, या इस तरह की चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिसके थ्रू कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जाए ताकि जो हार्ट डिजीजेज हैं वो कम हो सके? बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिवर्सल है इसका या नहीं है। अच्छा, रिवर्सल की तरफ अगर आऊँ तो पहले तो बात यह है कि अब आप अपनी लाइफ की कौन सी स्टेज पर खड़े हैं। आप किसी भी स्टेज पर खड़े हैं, आप उसको फूड थेरेपी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अब आप मेडिसिन पे चले गए हैं, आप अल्टीमेटली डिफरेंट प्रोसीजर्स पे चले गए हैं। पहले तो बात शुरू हुई थी ना, ओबेसिटी से बात शुरू हुई थी। अगर वहीं से फूड थेरेपी और अच्छा लाइफस्टाइल ले लिया होता तो ये चीज़ें वहीं पे फिर अल्टीमेटली डायबिटीज़ डेवलप हुई, साथ ब्लड प्रेशर डेवलप हुआ, वहाँ पे कंट्रोल कर लिया होता तो वापस अब वो पेशेंट जो हार्ट पेशेंट्स बन चुके हैं, जिनके स्टर्न्स डल चुके हैं, जब वो अल्टीमेटली डिफरेंट स्टेज पे पहुंच चुके हैं, उनके लिए भी मना नहीं है कि बस अब वो मेडिसिन पे लगे रहे और साथ जो मर्जी खाते रहे। देखिए, मेडिसिन भी तब तक आपको असर नहीं करेंगी जब तक आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करेंगे। आप जितनी मर्जी दवाई खा लें, जब तक आपका लाइफस्टाइल, आपकी फूड थेरेपी इन्वॉल्व नहीं होगी, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। एक मोटा बंदा है, अगर आप उसको कहें कि तुम ये बर्गर्स खाते रहो लेकिन उसके साथ जो है ना तुमने ये दवाई खा लेनी है तो तुम जो हो ना पतले हो जाओगे, या बर्गर खाते रहो रात को ग्रीन टी पी लेना तो तुम जो हो ना पतले हो जाओगे। सो ऐसा नहीं होगा। ये बहुत से लोग कर रहे हैं बहुत से लोग कर रहे हैं, अल्टीमेटली उनको नुकसानदेह ही हो रहा होता है उनके लिए। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ आप अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल ताकि वो मेडिसिन अंदर जाके एब्जॉर्ब हो, इंटरेक्ट करे, आपके लिए अच्छा रिसोर्स पैदा करे, आप अल्टीमेटली हेल्दी हो सके। रिवर्सल का ऑप्शन बहुत उन लोगों में होता है जो कि अभी अर्ली स्टेजेस पर होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स स्टेजेस की तरफ जा चुके हैं वो मेडिसिन के साथ साथ अगर अच्छी डाइट की ज़रूरत है, अच्छी चीज़ें ले रहे हैं तो वो अपनी स्टेजेस से नीचे आ सकते हैं, लेकिन रिवर्स की तरफ नहीं आ सकते। जैसे बहुत से लोग इंसुलिन की तरफ जा चुके हैं। ठीक है, अच्छा, इम्यून सिस्टम हमने देखा कि 2020 के बाद, कोविड के बाद हमें पता लगा कि इम्यूनिटी भी कोई चीज़ होती है। उससे पहले तो किसी को ऐसा अंदाज़ा नहीं था, और फिर जब ये सुनने में आया कि इसकी इम्यूनिटी बेहतर थी, इसको कोविड नहीं हुआ, तो अब सारे इम्यूनिटी पर काम कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी डाइट का ख्याल कर रहे हैं बहुत सारे लोग। इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए स्पेसिफिकली मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि कौन सा फल, कौन सी सब्जी का इस्तेमाल हमें करना है। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमें इम्यूनिटी का मतलब भी तब समझ आया जब कोविड आया है कि जी इम्यूनिटी होती है। अब फलों और सब्जियों में कुदरत ने ही इतने हमारे पास न्यूट्रिएंट्स रखे हैं अनवार के, हमें किसी सप्लीमेंट, किसी कहवे, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। फलों और सब्जियों के अंदर आप एक एक फल को देख लें, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के मल्टीविटामिन्स मौजूद होंगे, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के मिनरल्स मौजूद हैं, डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। आप बचपन से सुनते आ रहे हैं एक सेब खाएं आप डॉक्टर से अवेयर रहेंगे, वो बात ऐसी नहीं है, बिल्कुल सच बात है। उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करेंगे, आपकी डिफरेंट बीमारियों से आपको प्रिवेंट करेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देंगे। तो वो वाकई ये सारी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं। इम्यूनिटी के लिहाज से बात कीजिए, आप एप्पल ले लें, सीजनल फ्रूट आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप कंज्यूम करें। देख लें कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो मैंगो, वाटरमेलन, इस तरह के फलों की तरफ ना जाएं, वो फल इस्तेमाल करें जो छिलके में हों, छिलके के साथ इस्तेमाल कर सकें। तो ये मैं इम्यूनिटी के लिए भी बात करूंगी, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट के लिए भी सेम बात है, और इसी के साथ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए भी सेम। वही फल इस्तेमाल करें जो छिलकों में अच्छे हैं, और नेचुरली हमारे पास सारे फल ऐसे हैं जो छिलकों में रिच होते हैं। बनाना देख लें, बनाना से आप नोट करते हैं कि जब हम उसको पील ऑफ करते हैं तो उसके ऊपर जो थ्रेड्स होते हैं लोग वो भी पील ऑफ करते हैं और फिर उसको कंज्यूम करते हैं। ऐसे ना करें। माल्टा देख लें, माल्टे के ऊपर जो वाइट फाइबर्स होते हैं लोग उसको रिमूव करके प्रॉपर उसको ऑरेंज ही खाते हैं। ऐसे ना करें, उसको फाइबर्स के साथ कंज्यूम करें, वो आपको अच्छा सोर्स होगा। एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगी, फलों को फलों की शक्ल में इस्तेमाल करें, उनके जूसेस बनाकर इस्तेमाल ना करें, स्मूदीज, और उसमें एग्जैक्टली क्योंकि उसमें क्वांटिटी भी आपकी बढ़ जाती है, फिर आपका अल्टीमेटली कैलोरीज बढ़ जाती हैं और डिफरेंट चीजें उसमें इंटरेक्ट करते हैं। तो फलों को फलों की शक्ल में फाइबर भी निकल जाता है सब जूसेस की फॉर्म में। ठीक हो गया। अच्छा,
आपने बात की है कि फिर हम लोगों का जो फोकस है वो सप्लीमेंट और विटामिन्स की तरफ कुछ ज़्यादा हो चुका है, और फिर हम देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें जब हम पढ़ने बैठते हैं तो वो तमाम फलों में और सब्जियों में मौजूद हैं, बट हमारी कोशिश होती है कि दिन में 1 या 2 टैबलेट्स ले ली जाएं। वो हमारे लिए बहुत ईजी टू गो हो गया है। इसकी क्या वजह है? सप्लीमेंट्स महंगे भी बहुत हैं। अगर आप किसी भी अच्छे विटामिन को लेते हैं तो वो 4 से 5 हज़ार रुपए का, और अगर आप फ्रूट की तरफ चले जाएं तो निस्बतन पूरी दुनिया में से अभी भी मेरा ख्याल है फ्रूट और वेजिटेबल्स पाकिस्तान में बहुत सस्ते हैं। ट्रेंड बन चुका है ना, अब सप्लीमेंट्स का ट्रेंड बन चुका है। वो उस तरह से असर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उनका इतना ट्रेंड बन चुका है, उनकी मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि लोग उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। वही बात आ गई ना कि लोगों को लग रहा है कि दवाई जो है वो फूड थेरेपी से बेहतर है। दे आर टेकिंग इट एज अ मेडिसिन ना, उनको नहीं पता कि ये मेडिसिन नहीं है, ये उन्हीं एक्सट्रैक्ट से मिलकर आपको एक टेबलेट की फॉर्म में दे दी गई है। तो कोशिश करें जो कुदरत ने हमारे पास चीज़ें जिस नेचुरल फॉर्म में दी हैं, वही 4-5 हज़ार का अगर आप सप्लीमेंट खरीद रहे हैं और वही 4-5 हज़ार का अगर आप 1 वीक आप 8 भी फ्रूट खरीद लेते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है महीने का फ्रूट जो है मोर एंड लेस करके इतने में बन जाता है। तो अगर आप वो ले रहे हैं तो वो भी अच्छी चीज़ है, उसको आप उस शक्ल में कंज्यूम करें तो आपको ज़्यादा फायदा पहुंच जाएगा, अपार्ट फ्रॉम इट कि आप उसको सप्लीमेंट फॉर्म में लेना चाह रहे हैं। मैं तो सप्लीमेंट्स को हमेशा से डिस्करेज करती आई हूँ, अनटिल और अनलेस आपकी कंडीशन इतनी सवेयर होगी है कि वो फूड थेरेपी से कंट्रोल नहीं हो रही, फिर आप सप्लीमेंट्स लेना ठीक हो गया। अच्छा, इम्यून सिस्टम की हमने बात कर ली। एक और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो कि डाइजेशन सिस्टम है, जो ठीक करना, जिसको मेंटेन करना। बहुत से लोग हैं जिसको गट हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, उनका स्टमक डिस्टर्ब रहता है या डिफरेंट इश्यूज रहते हैं जो उनसे फिर ज़्यादा नहीं खाया जाता या फिर उन्हें नौजिया सा रहता है। डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए स्पेसिफिकली कौन सा फ्रूट या कौन सी वेजिटेबल अगर आप बता सकें? प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स होते हैं जो कि गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके इस्तेमाल से जो है आपकी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। अगेन इसमें वही बात आती है कि इन लोगों में दिखना पड़ता है कि इनका लाइफस्टाइल क्या है, ये ज़्यादा क्या खा रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनको गट हेल्थ का मसला होता है तो किसी स्ट्रेस कंडीशन की वजह से हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं वो, या फिर उनके गट हेल्थ का मसला बहुत ज़्यादा अनहाइजीन फूड या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से ये मसला जो है पेश आ रहा होता है। उन लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगी 11 से 12 बजे के करीब या 4 से 5 बजे के करीब एक स्नैकिंग का ऑप्शन होता है उनके पास। वो चाहे अगर ब्रेकफास्ट के साथ नहीं खा रहे, लंच के साथ नहीं खा रहे, तो 11 से 12 या 4 से 5 बजे के करीब एक स्नैकिंग ज़रूर करें। जिस स्नैकिंग में अगर आप किसी अपने वर्क प्लेस में वहाँ पे आपको फ्रूट प्लेट्स मिलती होंगी, आप घर पे काम कर रहे हैं तो आप अपना एप्पल और ऑरेंज और इन चीज़ों को, जो भी आपके पास सीजनल फ्रूट अवेलेबल है, आप उसको लें। और एक फ्रूट की अगर आप एक सर्विंग भी ले रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है, इस बात से कि आप फ्रूट ले ही नहीं रहे हैं अपनी। बहुत सारे लोग हैं अनवार जो अपनी डेली लाइफ में फ्रूट को शामिल ही नहीं करते, वो उसको नहीं खाना पसंद कर रहे होते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो एप्पल से एवर्जन क्रिएट करते हैं कि एप्पल नहीं खाया जाता हमसे, हालांकि बहुत अच्छा बेसिक फ्रूट है, हर जगह पे अवेलेबल है, हर किसी के इस्तेमाल में है, हर कोई ले सकता है, इजीली अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करें। अनार आ गए हैं, उसका इस्तेमाल करें, नाशपाती थी, आड़ू था, हर चीज़ों का जो इस्तेमाल है। जैसे जैसे सीजन आ रहा है, जो जो फ्रूट उस सीजन में अवेलेबल है उसका जरूर इस्तेमाल करें, वो अल्टीमेटली आपकी सेहत के लिए। अच्छा, क्वांटिटी डज मैटर। हमारे यहाँ थोड़ा सा रुझान है कि अगर हम फ्रूट पर लग गए हैं तो फिर हम बस फ्रूट पर लग गए हैं, तो क्वांटिटी आपको लगता है कि कितनी सेफ भी है? क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अगर जो लोग फिर कीटो की तरफ चले गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी है, वो सिर्फ हमें बता रहे हैं कि मैं तो सिर्फ ये 1 या 2 फ्रूट डेली में खा रहा हूँ और मैंने 1 महीने में 10 से 15 किलो वजन कम कर लिया, जो कि फिर दूसरे लोगों के लिए भी एक गलत एग्जांपल बन जाती है। स्पेशली सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी है। तो क्वांटिटी कितना मैटर करती है? मॉडरेशन कितनी बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। हम लोग बता तो देते हैं जी फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें, फिर अल्टीमेटली वो कितनी इस्तेमाल करनी है ये बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने बात की 11 से 12 बजे के करीब और 4 से 5 बजे के करीब 2 टाइम में आपके पास स्नैकिंग है, जिसमें आप फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप फ्रूट्स में आप कोशिश करें जो भी फल है, जैसे बात करें हम एप्पल की ही बात कर लेते हैं, आपके मीडियम साइज एप्पल हम आम जुबान में कहते हैं, जो आपके हाथ में पूरा आ जाए, उस एप्पल का अगर आप इस्तेमाल करें वो 1 सर्विंग के इक्वल है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड टू गो है। फ्रूट अगर आप ग्रेप्स ले रहे हैं तो हाफ कप ग्रेप्स जो हैं वो गुड टू गो है। बनाना ले रहे हैं तो 1 से 2 बनाना गुड टू गो है। खजूरें ले रहे हैं 3 खजूरें जो हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हैं आप उनको अगर सर्विंग साइज के अकॉर्डिंग, जैसे 4 से 5 सर्विंग जो होती हैं, हम ब्लड प्रेशर के मरीजों को कहते हैं कि वो 4 से 5 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों की लें पूरे दिन में, ठीक है। तो वो पूरे दिन में उनको कैसे एडजस्ट करेंगे? अच्छा, और सर्विंग जो होती है वो यूजुअली हाफ कप से 1 कप की इक्वल होती है, इससे ज़्यादा सर्विंग नहीं होती है। सालन है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सालन सब्जी के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसे ना करें। एक तो उसमें से ऑयल अपना फिल्टर आउट कर लें और उसके बाद सालन हाफ कप से 1 कप तक इस्तेमाल करें, तो आपकी एक सर्विंग बनेगी। तो 4 से 5 सर्विंग्स को जो है वो आप ब्रेकफास्ट से लेकर थ्रू आउट डिनर तक डिवाइड करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे ग़ज़ाइयत हमाला खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब हम आपको एक ऐसी खातून से मुतारिफ करवा रहे हैं जो कि ना सिर्फ एक माहिर डॉक्टर हैं बल्कि कोपेमाई की दुनिया में भी अपनी शनाख्त बना चुकी हैं। 47 साल डॉक्टर शाहिदा आफरीदी ने अपनी ज़िंदगी में एक और बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और वो है 8035 मीटर बुलंद ग्लेशियर बम 2 की चोटी को सर करना। ये चोटी दुनिया की उन 14 चोटियों में शामिल है जो 8000 मीटर से बुलंद है और इन्हें सर करना किसी भी कोपेमा के लिए एक बहुत बड़ा एहसास होता है। डॉक्टर शाहिदा आफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के तारीखी ज़िला खैबर लंडी कोतल से है। वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और दुबई में 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद अपने ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान वापस आई हैं। यहाँ वापस आकर उन्होंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दोबारा अपनी तिब्बी प्रैक्टिस भी शुरू की है। और दिलचस्प बात यह है कि बचपन में डॉक्टर शाहिदा को कोपेमाई का कोई शौक़ नहीं था। ज़माना तालिब इल्मी में उनका ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। लेकिन कोपेमाई का शौक़ उन्हें ज़िंदगी के बाद के मराहिल में हुआ और उन्होंने अपनी मेहनत और अज़्म से ना सिर्फ इस मैदान में कदम रखा बल्कि कामयाबियां भी हासिल की हैं। डॉक्टर शाहिदा आफरीदी का कहना है कि उनके वालिदैन ने उनकी तालीम और करियर के हर मरहले पर उनका भरपूर साथ दिया, जिसकी बदौलत उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। पाकिस्तान वापसी के बाद उन्हें मस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों की ज़रूरत महसूस हुई और यही वो वक्त था जब कोपेमाई की जानिब उनका रुझान बढ़ा। अपनी कोपेमाई की तरबियत का आगाज़ उन्होंने बहुत ही मामूली अंदाज में किया, जैसे कि दौड़ लगाना जिसमें शामिल था, वर्जिश की, और फिर ये सब कुछ बतदरीज बढ़ता गया। कई साल की तरबियत और मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पहली बड़ी कामयाबी हासिल की और मशबरूम 2 को सर किया। उनकी ये कामयाबियाँ ये साबित करती हैं कि अगर ख़वातीन को मौक़े मिलें तो वो किसी भी मैदान में नुमाया कारनामे अंजाम दे सकते हैं। आज उनकी कामयाबी पर पाकिस्तान भर में उनकी तारीफ़ की जा रही है और वो नई नस्ल के लिए एक रोल मॉडल बनकर भी उभर रही हैं। मुमताज़ खातून कोपेमा नाइला कयानी ने भी डॉक्टर शाहिदा को उनकी कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया है और मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं ये बहुत इंस्पिरेशनल हैं हमारे लिए। 47 साल की उम्र में हम आए रोज़ ये देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं वो किसी न किसी अपनी हेल्थ इश्यूज़ में मुब्तला होती हैं। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें शामिल नहीं होती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी एग्जांपल उन्होंने सेट की है, एक बहुत अच्छी मिसाल है उन तमाम ख़वातीन के लिए जो उम्र के इस हिस्से में पहुँच चुकी हैं और उसके बावजूद उनकी जो हेल्थ है वो उन्हें इजाज़त नहीं देती है कि वो इस तरह की कोई भी सरगर्मी करें। तो मेरा ख्याल है हम सबको एक्सरसाइज की तरफ भी आना चाहिए और इस तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ ज़रूर बढ़ना चाहिए और ये एक माशरे को भी मुस्बत पैगाम जाता है। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का नाम हम देखते हैं किस तरह से रोशन हो रहा है पेशे से, जिस तरह से वो डॉक्टर हैं और साथ ही साथ ये तमाम जो काम हैं वो भी बखूबी सर अंजाम दे रही हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इनकी आपसे मुलाकात भी करवाएं, इनसे बात भी करें ताकि इनके एक्सपीरियंस के हवाले से ख़वातीन को मज़ीद रहनुमाई भी मिल सके। और बहुत सी ख़वातीन जो कि इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को इस वक्त देख रही हैं वो इससे इंस्पिरेशन लेकर अपनी जो डेली की रूटीन है उसको भी मॉडिफाई कर सकें। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। IMF और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर ख़ास तौर पर इसहाक डार के हालिया बयानात पर हम बात करेंगे जो कि मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने दावा किया है कि IMF पाकिस्तान के साथ सियासत कर रहा है और फंड्स की तकसीम में ताख़ीर के लिए अहम लम्हात में अहदाफ और शरात को तब्दील कर रहा है। इसहाक डार की जानिब से बात पहली बार नहीं की गई है। उनके माजी के बयानात भी IMF के साथ ताल्लुकात की पेचीदगियों को ज़ाहिर करते हैं। 1999 और फिर 2022-2023 में भी उन्होंने IMF के रवैये को जोग्राफियाई सियासत के तनाजुर में बयान किया था। लेकिन सवाल यह है कि वाकया IMF पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की जानिब धकेलने की कोशिश कर रहा है। हकीकत यह है कि IMF की तमाम कोशिशें पाकिस्तान को माली इस्तेहकाम की राह पर डालने की हैं, ना कि उसे बहरान में धकेलने की। IMF की शराइत और अहदाफ अक्सर इस बात को यकीनी बनाने के लिए होते हैं कि कर्ज की वापसी और इक्तिसादी इस्तेहकाम बरकरार रहे। 2001 से 2021 तक पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम्स में कोई ख़ास मुश्किलात पेश नहीं आई। ताहम अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत में तब्दीली आई है, जिसके बायस IMF का रवैया भी तब्दील हुआ है। IMF ने जुलाई 2023 में स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिए मुतहरिक किरदार अदा किया, जो ये जाहिर करता है कि उसने पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए इकदाम किए। ताहम यह भी सच है कि पाकिस्तान ने IMF के अहदाफ को पूरा करने में नाकामी का सामना किया है। सितंबर 2022 और जुलाई 2023 के जायज़ों में देखा गया कि वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की आमदनी और अखराजात में तब्दीलियाँ आईं, जो कि मालियाती नज़्म व ज़ब्त की कमी का इशारा देती हैं।
पाकिस्तान में मौजूदा सियासी और इक़्तिसादी बहरान के पस मंज़र में IMF ने इन अहदाफ की तकमील पर जोर दिया है ताकि मालियाती इस्तेहकाम को भी यकीनी बनाया जा सके। इसहाक डार के बयान की रोशनी में देखें तो ये समझना ज़रूरी है कि IMF की शराइत और अहदाफ को पूरा ना करने का असर मुल्क की माली मदद पर पड़ सकता है। पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वह IMF की शराइत को पूरा करने की भरपूर कोशिश करे ताकि मुल्क मालियाती इस्तेहकाम की राह पर गामजन रहे और आलमी मालियाती निज़ाम में अपनी हैसियत बरकरार रख सके। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। माहिर मईशत सलमान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसहाक डार के जो हालिया बयानात हम देख रहे हैं जिस तरह से IMF पर वो सियासत करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या आप मुत्तफ़िक़ हैं इससे कि IMF पाकिस्तान को माली बहरान में धकेलने की कोशिश कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान में ऑप्शंस जो हैं, इकोनॉमिक ऑप्शंस, वो खासी महदूद हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला कदम है, जिसको मैं कहूँगा कि पहला कदम है, वो है कि हमारे एक फ़ाल IMF के साथ प्रोग्राम होना ज़रूरी है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान के ऊपर बैरून मुल्क कर्ज़े जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं और उनकी रीपेमेंट्स जो है और उनकी सस्टेनेबिलिटी है वो डिपेंड करती है IMF के प्रोग्राम के ऊपर। और जब तक IMF का प्रोग्राम होगा तो आप अपने कर्ज़ों को मैनेज कर सकेंगे। उसके साथ साथ जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आप अपनी इकॉनमी जो है उसका रुख बदलने की ज़रूरत है। उसका फ़िलहाल हमारी इकॉनमी में इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है और एक्सपोर्ट उतनी नहीं है कि हम अपनी इंपोर्ट्स को पूरी तरह से फाइनेंस कर सकें। और अगर पाकिस्तान ने इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी 7-8-9% तक ग्रो करे, जिसकी ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक यूथ बल्ज है, उसके लिए जॉब्स क्रिएट करनी है। जॉब्स जो है वो इन्वेस्टमेंट से आएगी, इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें एक्सपोर्ट्स के लिए चाहिए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इकोनॉमी की करनी है। तो ये एक पूरा एक साइकिल है जिसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है और वो साइकिल उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम अंदरूने मुल्क अपनी जो रिफॉर्म्स हैं वो सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। और वो रिफॉर्म्स क्या हैं? रिफॉर्म्स उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म ये है कि हुकूमती अखराजात जो हैं हुकूमती आमदन के मुताबिक हों। अब उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप टैक्स ज़्यादा करें और फिर और आप टैक्स कलेक्ट करें और उससे आप हुकूमती अखराजात पूरे करें। लेकिन अगर जब ये करेंगे तो आपकी जो इकॉनमी है वो बिल्कुल बैठ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी लोगों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है टैक्सेस का। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है, महंगाई, अभी एक दौर गुजरा है महंगाई का जिसने उनकी कमर तोड़ दी है। तो ये मुमकिन नहीं है कि हम अब और टैक्स कलेक्ट करें और अखराजात हुकूमत के करें। सो हुकूमत को अखराजात कम करने पड़ेंगे। और जो आपने कमेटीज वगैरह बनाई हुई थी जिसमें आपने हुकूमती अखराजात को कम करना था, हुकूमती रेगुलेशन को कम करना था, कानून को आसान करना था, तजारत करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो काम करने जो है वो बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। लेकिन उसमें अभी तक कोई खातर का प्रोग्रेस नहीं हुई। ठीक है, तो सलमान साहब आप फिर किस तरह से देख रहे हैं जब भी हम पाकिस्तान की जुग्राफियाई सियासत की बात करते हैं तो क्या फिर हमारी जो मालियाती मदद है उस पर भी कोई ख़ास असर ये फैक्टर डाल रहा है? अगर आप इसको समझते हैं, हाँ में इसका जवाब समझते हैं, तो फिर इसके जो मुमकिन असरात हैं वो क्या हो सकते हैं? देखिए, सियासत जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी डिस्ट्रप्टिव सियासत है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर अमल नहीं हो रहा, उसको आपने खासी हद तक डिटेल किया है। इलेक्शंस जो है वो बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी उस लिहाज से बहुत कम है। पार्लियामेंट जो है उसमें इकोनॉमिक्स के बजाय हुकूमत की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन किया जा रहा है। रूल ऑफ लॉ जो है वो भी क्वेश्चन मार्क है। इन तमाम चीज़ों में इन्वेस्टमेंट बैरून मुल्क से आनी या हमारे अपने लोग इन्वेस्टमेंट करें,
ये बहुत बहुत ही मुश्किल चीज़ है और ये सस्टेनेबल भी नहीं है, क्योंकि जब तक फ्यूचर क्लियर नहीं होता, अनसर्टेनिटी नीचे नहीं आती, इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, और इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगी तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो पाकिस्तान को ज़रूरत है, वो भी नहीं होगी। सो आई थिंक ये हमें अपने अंदरूनी मुल्क माहौल को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं उनको पुख्ता करने की ज़रूरत है, उन पे अमल करने की ज़रूरत है, रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ फिर आप कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर कर सकते हैं, डीरेगुलेशन कर सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, फिर आपकी तजारत के ऊपर जो कदगंज हैं उनको हटा सकते हैं, इंटरनेशनली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो बहुत सी जो चीज़ें हैं वो इस वक्त हमारी सियासत पर डिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरी तरफ आप किस तरह से देख रहे हैं IMF की जो शराइत हैं अभी, उसमें क्या हालिया तब्दीलियां हुई हैं जिसका जिक्र इसहाक डार भी कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं, मकसद क्या है इन तमाम तब्दीलियों का अब, और क्या ये जो तब्दीलियां हैं ये वाकई पाकिस्तान की माली हालत को मुस्तहकम करने के लिए हैं? और जो इसहाक डार साहब की जो एक स्टेटमेंट है, क्लैशेस क्यों रहे हैं हमेशा से इसहाक डार के IMF के साथ? देखें, ये सारी अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो वो तो बहुत क्लियर है जो चीज़ें करने की ज़रूरत है। और मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि आपको इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर करने के लिए पॉलिटिकल क्लाइमेट को गर्म जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इसको ठंडा करना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करना पड़ेगा। सो आई थिंक उसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि इकॉनमी जो है वो पॉलिटिक्स अगर मुनासिब नहीं होगी तो इकॉनमी नहीं चल सकती। सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ठीक करना और उन्हें मुल्क जो अनसर्टेनिटी है, बेयकीनी जो है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और अपने डेमोक्रेटिक तरीके से चलना, कॉन्स्टिट्यूशनल चलना, इलेक्शंस को मुतनाज़ा होने से बचाना, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं ठीक होंगी उस वक्त तक इकॉनमी को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत बेहतर तरीके से चले। स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि IMF प्रोग्राम में हमने बड़ी टाइटली इकॉनमी को चलाया है और उसकी वजह से कुछ स्टेबलाइजेशन आई है, और एक्सटर्नली हम देख रहे हैं कि कुछ ऑयल की कीमतें नीचे गिर रही हैं, उससे भी स्टेबलाइजेशन होगी। लेकिन जो रिफॉर्म्स हैं, जो बिजली की रिफॉर्म्स हैं, जो मैनेजमेंट की रिफॉर्म्स हैं, जो गवर्नेंस की रिफॉर्म्स हैं, हुकूमत को छोटा करने की रिफॉर्म्स हैं, टैक्स को कम करने की जो रिफॉर्म्स हैं, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने की रिफॉर्म्स हैं, वो अभी हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, और दूसरी तरफ जुलाई 2023 का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट था, उसकी आप क्या समझते हैं, क्या इंपॉर्टेंस थी, और उसने क्या पाकिस्तान की माली हालत में कोई बेहतरी लाने में मदद की है? ये मुझे ज़रा दोबारा कहें, आवाज़ आपकी सही नहीं है। जुलाई 2023 का सर हम जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट था, उसकी आप क्या समझते हैं, क्या इंपॉर्टेंस थी, और उसकी वजह से पाकिस्तान के माली हालात में आप समझते हैं कि अच्छी बेहतरी आई है? 2023 की कौन सी अरेंजमेंट की आप बात कर रहे हैं? 2023 जुलाई का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट थी IMF की तरफ से। जी, वो तो IMF की एक कंटिन्यूएशन थी आपकी IMF प्रोग्राम की, और वो इसलिए किया गई थी कि अगला प्रोग्राम आप फिर नेगोशिएट कर सकें, जिसमें तमाम जो एक्शंस लेने हैं वो आप कर सकें। सो ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू में जो पिछले IMF प्रोग्राम से अभी तक हम एक किस्म का वो सारी चीज़ें मुकम्मल नहीं कर पाए, इसलिए नया प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। और अगर ये अगला बोर्ड मीटिंग जब होती है IMF की, तो उसमें अगर वो पाकिस्तान का अप्रूवल आ जाता है तो वो बहुत एक खुशाइंद बात होगी, और हमें फोकस यही करना चाहिए कि IMF के साथ
प्रोग्राम को बहाल रखना चाहिए और उसके साथ साथ मेजर रिफॉर्म्स जो हमने खुद करनी है, मुल्क के अंदर करनी है, गवर्नेंस की रिफॉर्म्स करनी है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो सही तरीके से करें। ठीक है। और सलमान साहब, एनर्जी सेक्टर के हवाले से जब हम बात करें, जैसे से आपने भी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया है कि महंगाई का एक बहुत तगड़ा दौर था जो हम सब ने ही देखा है, उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ बेहतरी ज़रूर दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, बिजली के बिलों को ले लें, गैस के बिलों को ले लें, वहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो रही हैं? IPPs का जो एक इशू है उसको जल्दी हल नहीं किया जा रहा है, या उस पर आपको लग रहा है अगर काम हो रहा है तो ज़रा स्लो काम किया जा रहा है? दूसरी तरफ हमारे इर्द गिर्द जो दो ममालिक, अहम ममालिक हैं, जिसमें हिंदुस्तान है या बांग्लादेश की हम बात करते हैं, हिंदुस्तान और हमारा तो एक ही जिसे कह लें कि लाइफ है, 77 साल हो चुके हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश है, 54 सालों में इन दो ममालिक ने क्या किया कि यहां पर अगर हम बिजली की प्राइसेस देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड हैं। पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया कि अब जो बिजली की प्राइसेस हैं वो बिल्कुल ही समझ से बाहर हो चुकी हैं? लेकिन पाकिस्तान में बिजली को हमने बहुत गलत तरीके से मैनेज किया है। IPPs जो हमारे मायदे थे उनमें बहुत खामियां हैं और बहुत महंगे हमने मायदे किए हुए हैं। ओवर इन्वॉइसिंग उसमें खासी नज़र आती है। बिजली की जो कैपेसिटी पाकिस्तान ने लगाई है वो इम्पोर्टेड कैपेसिटी है, यानी कि उसका फ्यूल जो है वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है। वैसे कैपेसिटी पेमेंट भी डॉलर्स में देनी पड़ती हैं। तो ये सारे जो बिजली का प्रोग्राम है ये ओवर इन्वॉइस्ड है और डॉलर्स में है, और इसको ये दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल क्रिएट कर रही हैं। अब इससे निकलना कोई आसान काम नहीं है। हम बहुत बातें तो कर रहे हैं कि रीनेगोशिएट कर लेंगे, कुछ बेहतर हमें टर्म्स मिल जाएंगी, लेकिन ये समझना कि बिजली सस्ती हो जाएगी ये बड़ा मुश्किल काम है। इसका एक ही तरीका है कि आप बिजली का जो निज़ाम है उसको एक कम्पेटिटिव निज़ाम की तरफ लेके जाएं, बिजली की मार्केट बनाएं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करें, और उसमें सोलर अगर सस्ती आती है तो सोलर को इंट्रोड्यूस करें, हाइड्रो को इंट्रोड्यूस करें, इंपोर्ट डिपेंडेंस को आप ख़त्म करें, और इसके जो हमारे नए मायदे ना करें, नए मायदे जो हैं वो आप कंपेटिटिव बेसिस पे करें, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आप निकलेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि सोलर में खासी कैपेसिटी आ रही है, लेकिन हुकूमत जो है उसको कोशिश कर रही है कि ये सोलर को हम तेज़ी से ना बढ़ने दें। अब वो बहुत एक नुकसानदेह चीज़ होगी अगर हमने सोलर को रोका, क्योंकि सोलर जो है वो इस वक्त सस्ता भी है और लोग वो लगा लेंगे, पर्टिकुलरली इंडस्ट्री जब उसको अडॉप्ट करेगी तो फिर हमारी कंपेटिटिवनेस भी बेहतर होगी। सो बिजली के साथ हमारा पूरा इकोनॉमिक जो कंपेटिटिवनेस है, प्रोडक्टिविटी है, वो रिलेटेड है बिजली के निज़ाम के साथ। तो उसके ऊपर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम करना पड़ेगा और नज़र आना होगा कि ये इसको हमने काबू किया है, बिजली की चोरी को काबू किया है, और अब नए जो बिजली के निज़ाम है वो मार्केट बेस्ड होगा, कंपेटिटिव होगा, तो फिर हम इसमें से निकलना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं, डीरेगुलेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत सलमान शाह साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर के हालिया मुतनाज़ा बयानात पर, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का ऐलान किया और सहाफ़ियों के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस बयान को वफाक के लिए ख़तरनाक और ज़हर कातिल करार दिया है और उनका कहना है कि कोई भी सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत की खारजा पॉलिसी के दायरे में ऐसे इक़दामात को ख़तरा समझा जा रहा है। अलीमीन गंडापुर ने हाल ही में एक तकरीब में बात करते हुए कहा था कि वो अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके सूबे में खून बह रहा है और वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। ये बयान ना सिर्फ वफाकी हुकूमत की खारजा पॉलिसी के लिए एक चैलेंज समझा जा रहा है, बल्कि सियासी माहिरीन भी इसे वफाकी और सूबाई ताल्लुकात के तनाजुर में संगीन करार दे रहे हैं।
इसी दौरान अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों पर भी कड़ी तनकीद करते हुए उन्हें लिफाफी और बिकाऊ कहा और उनकी सहाफ़त पर लानत भेजी। उन्होंने ख़ास तौर पर खातून सहाफ़ियों के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिस पर सियासी और सहाफ़ती हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला। अब इस सूरत हाल में सवाल यह है कि क्या ये बयानात अली अमीन गंडापुर की जमात की पोजीशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और क्या सहाफ़ियों के खिलाफ इस किस्म का रवैया इज़हार राय की आज़ादी के उसूलों के खिलाफ नहीं है। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने ऐलान किया है कि बानी PTI की रिहाई के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में जलसे करके अवाम को मुतहरिक किया जाएगा। बानी PTI की रिहाई अब उनकी ज़िद बन चुकी है। बैरिस्टर सैफ ने इस बात को भी वाज़ेह किया कि जलसे और जुलूस उनका आइनी हक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के हर कोने में एहतजाज करने का इरादा रखती है। उधर बानी PTI ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी तहरीक जमहूरियत के लिए एक जहाद है और तमाम पार्टी कारकुनान जल्द सड़कों पर आने का ऐलान भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों के बारे में नामुनासिब तबसरा किया था, जिस पर बानी PTI ने कहा है कि वो इस बयान से इत्तफाक नहीं करते और सहाफ़ियों की जिम्मेदारियों को सराहते हैं। उन्होंने वजाहत की कि अली अमीन गंडापुर ने जोश खिताबत कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है और उनके तबसरे को उन्होंने नामुनासिब भी करार दिया है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर तजियाकार नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप बानी PTI के हालिया बयान पर आप क्या समझते हैं? आपको लगता है कि उनकी रिहाई के लिए मुल्क भर में जलसे करने से कोई मुस्बत तब्दीली आ सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, डेफिनेटली जब भी कोई सियासी लीडर के ऊपर या सियासी पार्टी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त होता है तो उनको अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने कारकुनों को मुतहरिक रखने के लिए कोई ना कोई बयानबाजी करनी पड़ती है। और जिस तरह सियासी जलसों में बयानबाजी होती है उसके बाद कहा जाता है कि ये तो सियासी जलसा था, ये तो हमारी एक सियासी बात थी। तो कोशिश तो वो अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं कि एक चीज़ को उजागर किया जाए। और इस वक्त PTI का सबसे बड़ा मसला यही है कि उनके बानी जो इमरान खान साहब हैं वो इस वक्त जेल के अंदर है। उनको तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया। उनकी बेल्स होती हैं, अदालत जमानत देती है, लेकिन उन्हें किसी ना किसी दूसरे मुकदमे में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो वो कहते हैं ना कि लहू को गर्म रखने के लिए इस तरह की बातें चलती रहती हैं ताकि कारकुन और जो उनके लीडर हजरात हैं वो कहीं सुस्त ना पड़ जाएं। तो इसको आप लफ्जी गोलाबारी भी कह सकते हैं। जी, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये भी सिर्फ लफ्जी गोलाबारी है, जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं? जैसे कि ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा है कि उनकी जो स्टेटमेंट है वो वफाक पर भी हमला है, और उनके इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ख्वाजा आसिफ की तो खैर मैं बात नहीं करता, उनके अपने बयानात बड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर पाक फौज के लिए क्या कुछ नहीं कहा और किस तरह की जिस तरह वो बातें करते हैं, और खुद फार्म 47 पे वो असेंबली में आए हुए तो उनकी बात का कोई इतना वजन नहीं। लेकिन अली अमीन गंडापुर को कुछ बातें नहीं करनी चाहिए थी, उसको मैं भी कंडेम करता हूँ। खासतौर पे जब कोई ख्वातीन सहाफ़ी हैं या कोई भी सहाफ़ी है, आप उनके बारे में कोई इतनी हतमी राय नहीं दे सकते। आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए था। अल्फाज का चुनाव जो है वही तो पाकिस्तान में इस वक्त एक मसला बना हुआ है कि एक बड़े स्ट्रेचर को जो लीडर होते हैं वो इस किस्म की बाजारी बातें भी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान वाला मसला, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा को काफ़ी मसाइल हैं, उनको काफ़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं, लेकिन देखिए आइन और कानून का इस मुल्क में मजाक बना दिया गया है। और जो बात है वो आइन और कानून के दायरे में होनी चाहिए। आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई सूबाई सरबराह किसी मुल्क से उठ के मुज़ाकरात करने शुरू कर दे। हमें सब आइन की पासदारी करनी चाहिए। और वही बात है कि जिस तरह आपने ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया, तो आइन की पामाली तो वहाँ शुरू हुई जब आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ के बाद इलेक्शन नहीं करवाए गए। जिस तरह के इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हुए हैं, जिस तरह की पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो रहा है, अदालतों के ऊपर हमला हो रहा है, तो आइन और कानून की तो इस मुल्क में कोई वक़्त ही नहीं रही है। और ये बहुत खतरनाक बात है कि अगर किसी मुल्क में आइन और कानून की पासदारी ना इदारे करेंगे, ना पार्लियामेंट करेगी, और ना ही अगर सूबाई असेंबलियों ने भी इससे रूगर्दानी शुरू कर दी, फिर तो मुल्क में एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो हम सिर्फ अली अमीन गंडापुर के ऊपर क्यों बात करते हैं? हमें तो IG इस्लामाबाद के ऊपर भी बात करनी चाहिए, हमें अय्याज सादिक के ऊपर भी बात करनी चाहिए कि जो कस्टोडियन ऑफ बिल्कुल नसीम साहब, मैं उसी तरफ ही आना चाह रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही हमने देखा कि जो भी पार्लियामेंट में हुआ उसके हवाले से भी एक्शन लिया जा रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। IG इस्लामाबाद की भी स्टेटमेंट इस हवाले से सामने आई है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से हल्कों की तरफ से जो तनकीद की जा रही है वो सिर्फ यही की जा रही है कि अगर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिन सूरत हाल का शिकार है उसमें सबसे बड़ी वजह हम देखते हैं कि सानिया 9 मई है। उस 9 मई के बाद अगर दोबारा से उस तरह की स्टेटमेंट्स को ही रिपीट किया जाए, जलसों में उस तरह की ज़बानी इस्तेमाल किए जाए, इदारों को उसमें लेकर आया जाए, और अब जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं कि हम खारजा पॉलिसी पर, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर भी खुद ही बात करेंगे, ये तमाम चीज़ें तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी हैं। आपको लग रहा है कि फिर अब जो सूबे हैं वो आपस में क्लैश होने जा रहे हैं? अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की बात करें, उन्होंने भी ये कहा कि इसका क्या मतलब है कि अब KPK में भी कोई जो कौमी असम्बली का रुकन है वो आएगा तो क्या हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे? देख लें ये क्यों एक तसल्लुम का माहौल बनाया जा रहा है। जब आपने अवामी मैंडेट चोरी कर लिया, अवामी मैंडेट से आने वाली हुकूमत को हुकूमत नहीं करने दी, तो जो मौजूदा हुकूमत है उसकी क्या कारकर्दगी है? मुआशी बहरान मुल्क के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, तो ये फ्रस्ट्रेशन में आके डेफिनेटली इस तरह के बयान जो है वो सूबों से आने शुरू हो जाते हैं। सूबों के साथ आप किस किस्म का सलूक कर रहे हैं? जिस तरह उनको PTI को अपने जलसे की इजाजत दी है और जिस तरह आपने जलसे को तहस नहस करने की कोशिश की है, मतलब ताली जो है वो दोनों हाथों से बचती है। सिर्फ एक PTI पे इल्जाम लगाना है। 9 मई को अब हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया, उसके अंदर आप देखें कि क्या नताइज निकले, अभी तक कोई नताइज नहीं निकल सके। तो फिर आप एक तरफ बताते हैं कि रेडियो पाकिस्तान की इमारत जो है वो बड़ी तकद्दुस वाली है और दूसरी तरफ आप खुद पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं। तो बात यह कि मुल्क के अंदर तो एक अफरा तफरी चल रही है और उसमें तमाम इदारे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हैं। कहाँ है नवाज शरीफ जो इतने बड़े स्टेचर के लीडर थे? उनकी कोई एक बयान नहीं आया पार्लियामेंट के बारे में। शहबाज शरीफ का एक बयान नहीं आया पार्लियामेंट से जो लोगों को अगवा किया गया या अरेस्ट किया गया। तो बात यह है कि इसमें तो तमाम लोग शामिल हैं और जब तमाम लोग शामिल होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो फिर तरह तरह के बयान आते हैं। सूबों में जो है वो एहसास कमतरी जो है वो महसूस किया जाना शुरू हो जाता है। तो इस चीज को तो खत्म करने के लिए वफाक को सबसे पहले कदम उठाना चाहिए और 9 मई का अब फैसला हो जाना चाहिए कि वहां पे। लेकिन नसीम साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं कि फिर जो सियासतदान है वो अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी यही कुछ होता रहा जो आज हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून के दौर में हो रहा है और ये PTI के साथ हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने एक रोज कबल ही कौमी असम्बली के फ्लोर पर जो गुफ्तगू की है, बड़ी सेन बातें वो करते, सेन पॉलिटिशियन के हम कह लेंगे उस हवाले से वो सामने आए हैं, बड़ी मैच्योर गुफ्तगू की है कि कोई जाती दुश्मनी नहीं है बानी PTI से, लेकिन मामलात को अगर ठीक करना है तो सबको मुज़ाकरात की टेबल पर तो आना होगा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा कि 90 की दिहाई में जिस तरह की पॉलिटिक्स PMLN और पीपल्स पार्टी में चल रही थी, फिर लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, उसके बाद 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट आती है और काफ़ी मुशावरत और मफामत के साथ दोनों पार्टियां आगे चलती हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी जंग अजीम भी हुई थी जहाँ पे लाखों लोग मारे गए थे, अरबों रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने बाद में मेज पर आकर ही बैठना पड़ा था। और अभी भी यही है कि सियासी जमातों को मिलजुल के बैठना चाहिए और इदारों को अपनी अपनी हदूद में रहना चाहिए और सियासतदान जब तक स्पेस देते रहेंगे दूसरे लोगों को, दूसरे लोग स्पेस लेते रहेंगे। सियासतदान जब तक अपने आपस में मफामत नहीं करेंगे, आपस में नहीं बैठेंगे, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मामला आगे नहीं बढ़ेंगे और इन तमाम मामला से जो है नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त जिस तरह महंगाई में पिस रही है और IMF से आपको मजीद किस्त मिलनी है, आपकी डिले हो गई है, आपको दूसरे ममालिक से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो पहले जब तक आप अपना हाउस दुरुस्त नहीं करेंगे, अपने मामला दुरुस्त नहीं करेंगे मुल्क के, तो किस तरह पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी? जो पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद है वो पाकिस्तान से फरार हो रहे हैं, भाग रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये सब मिलजुल के जो है सियासतदानों को ही सोचना है, क्योंकि अब आफ्टर ऑल तो मुल्क को सियासतदानों ने आगे लेके जाना है। तो बिल्कुल सियासतदानों को आपस में मिलजुल के बैठना चाहिए और इन चीजों का जल्द अज जल्द फैसला करना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है इस वक्त। जी ठीक है, लेकिन नसीम साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? जब भी हम मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, फिर इस हवाले से यही मौक़िफ़ सामने आता है कि बानी PTI किसी से गुफ्तगू नहीं करना चाहते। उनकी जो 20-22 साल की हम जो देखते हैं, जो एक स्ट्रगल है, जो बिल्कुल एक सीट से उनकी जमात शुरू हुई थी, उसके बाद से जो बयानिया उन्होंने बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, उनको जिस तरह से चोर डाकू कहा जाता है या करप्शन किंग कहा जाता है, वो अब टेबल पर बैठना नहीं चाहते, वो अपनी उस सियासत को ख़त्म करना नहीं चाह रहे हैं। तो आपको लगता है कि फिर मसाइल हल हो सकेंगे? मुस्लिम लीग नून जब हमने देखा ऑपोजिशन में थी तब भी उनकी तरफ से कोशिश की गई कि बानी PTI से मुज़ाकरात किसी सूरत में किए जाएं, तब भी वो नहीं माने। आज मुस्लिम लीग नून हुकूमत में भी मौजूद है। राना सनाउल्लाह की ये स्टेटमेंट है कि जब भी हम इनसे बात करना चाहते हैं आगे से हमें गालियां सुनने को मिलती हैं। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है कि सारा मलबा बानी PTI या PTI के ऊपर डाल दिया जाता है। आपने उनसे पहले बल्ला ले लिया, उसके बाद आपने उनका
मैंडेट चोरी किया, फार्म 47 पे आके बैठ गए, फिर आपने उनकी रिजर्व सीटें छीननी शुरू कर दी, फिर आप उनके जो MNAs MPs को अगवा कर लेते हैं, कि कितने कितने दिनों उनको पता नहीं चलता। ये क्या आप माहौल बना रहे हैं? आप इनकी सारा मलबा डालें कि वो आपके साथ मुकालमा नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप अपनी हरकतें भी तो देखें ना। पीपल्स पार्टी तो बड़े मजे कर रही है, क्या उनके पास इतनी सीटें हैं जितना उन्होंने मैंडेट लेके, जो उन्होंने चेयरमैन सेनेट अपना बनाया है, KPK में गवर्नर अपना लगा लिया, पंजाब में अपने तो पर्क्स ले रहे हैं, अपनी तो वो मौज मेला सब मिलके कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। और जिसका आपने सारा माल मता छीन लिया, जिसका आपने मैंडेट छीन लिया, जिसके आपने मखसूस नशिस्तें छीन ली हैं, जो तो उसके बाद फिर आप बात करते हैं कि जी मफामत की तरफ वो नहीं आ रहे। मफामत की तरफ तो आप पहला कदम उठाए ना, पहले आप बानी PTI की जमानत होने दें, उनको रिहा होने दें, तो उसके बाद आप जो बात करना चाहते हैं करें आगे। जी लेकिन नसीम साहब, इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही मिल रहा है। जिस तरह से आपने खुद कहा, चेयरमैन सेनेट उनके हैं, KPK में वजीर आला देख लें उनके हैं, पंजाब में जिस तरह से वो पर्क्स लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, फौरन से वो तनकीद करने मुस्लिम लीग नून पर पहुंच जाते हैं। वो मईशत की बात हो, वो महंगाई की बात हो, वो सियासी मामलात को लेकर अगर मुस्लिम लीग नून से चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत आसान है कि वो तनकीद करते हैं और फिर चुप करके साइड पर बैठ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए वो ये बेनजीर भुट्टो या जुल्फिकार अली भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी नहीं है। जरदारी साहब को जो मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, उनको जो पीपल्स पार्टी का मेन चीज थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के सिर्फ आप ओहदे लेना शुरू कर देंगे तो आपकी जो पॉलिटिक्स है वो तो खत्म होती चली जाएगी। यही बेनजीर भुट्टो चारों सूबों की जंजीर कहलाती थी, एक वफाकी जमात कहलाती थी, और अपने इसी एटीट्यूड की वजह से आपने देखा कि सिमट के सिर्फ वो अंदरूने सिंध तक रह गई। और नून लीग का भी यही हाल है कि जब आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के हुकूमत की तरफ जाएंगे तो आप भी सिमट के पंजाब, और पंजाब से भी खत्म होते होते आपने देखा कि 17 सीटें मुस्लिम लीग नून को मिली इस दफा के इलेक्शन में। तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल दोनों तरफ से बेनिफिशरी है, और उन्होंने सिर्फ ये फैसला कर लिया कि उन्होंने शायद जमहूरियत की बात नहीं करनी, अवाम की बात नहीं करनी, कौम के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ उन्होंने अपने ओहदों की बंदर बाट के लिए बात करनी। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त तमाम मामले की जो है वो बेनिफिशरी है, और वो पर्क्स और जी ठीक है। और दूसरी तरफ आप अब इस सिचुएशन को कहां पर जाता हुआ देख रहे हैं? जैसे अब हमने चंद रोज के अंदर देखा है, जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ है उसके बाद बहुत सी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अली मीन गंडापुर की जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जिस तरह से बात कर रहे हैं, खासतौर पर खातून सहाफ़ियों के लिए बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, सियासतदानों के लिए बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करें तो फिर बहुत सी ऐसी बातें की गई हैं जो कि शायद पहले बंद कमरों में ही हुआ करती थी। आप क्या देख रहे हैं रवैया सियासतदानों के लिए या बाकी तमाम लोगों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए ये बड़ी खतरनाक मिसाल भी आपको लग रहा है? और जिस तरह के ये तमाम बयानात दिए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को सियासी तौर पर मजीद भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, या बानी PTI जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं उनको मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासतौर पर जब जमात पहले ही बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है? देखिए, जो आप नुकसान की बात कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी में तो कोई कमी नहीं आ रही। जो बानी PTI कहते हैं उसको पूरा उनकी जो चाहने वाले उसको सपोर्ट करते हैं, तो PTI की पॉपुलैरिटी में तो कोई कमी नहीं आ रही। जहाँ तक बात है कि कुछ अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए, ख्वातीन के बारे में भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हर दौर में हुई है। किसने नहीं की है? क्या मुस्लिम लीग को भूल गए आपके? उन्होंने बेनजीर भुट्टो या नुसरत भुट्टो के साथ उन्होंने क्या सलूक किया था? आप कहते हैं कि पहले ये बातें बंद कमरों में होती थी। लेकिन नसीर साहब, अगर हर दौर में सब कुछ होता रहा तो आज उसको दोबारा करके हम जस्टिफाइड तो नहीं कर सकते, या करना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने हवाला नहीं दिया ना, तो आप तो सारा मलबा PTI के ऊपर डाल रहे थे। कि आपने गुजरावाला का जलसा नहीं सुना था, जिसको नवाज शरीफ ने लंदन से बैठ के कंडक्ट किया था? वहां पे उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, असेंबली के फ्लोर पे ख्वाजा आसिफ ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे? तो ये नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए। लेकिन तनकीद बराए तनकीद तो होगी ना, तनकीद तो की जाएगी। और आप साफियों की बात करते हैं तो साफियों में भी आप देखें कि एक क्लियर कट जो है वो एक डिवाइड मौजूद है, डिवीजन मौजूद है। जिस तरह कहा जाता है कि इमरान खान खत्म शुद, उनका जलसे में कोई लोग नहीं आ रहे, जलसे से पहले की फुटेज डाल के एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है, तो फिर दूसरी पार्टी भी तो बोलेगी कि वो खामोश होकर तो नहीं बैठी रहेगी। तो अगर आप मंजर-ए-आम देखें जिस तरह मामला चल रहे हैं, तो उसमें तो लाजमी बात है एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी तो होगी ना। अगर आप एक पार्टी के जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या पार्टी को, भले कोई भी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उनको भी हक पहुंचता है कि फिर वो उसका जवाब दे। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो है
वो लफ्जी गोलाबारी हर तरफ से चल रही है। बिल्कुल नसीम साहब, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा, बट अगेन आप वाली बात ही है कि फिर वो तहजीब के दायरा कार में तमाम गुफ्तगू जरूर होनी चाहिए। सीनियर तजियाकार नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। और जो स्टेटमेंट्स इस वक्त सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो वफाकी हुकूमत के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इस वक्त बढ़ चुके हैं कि इस मामले को वो किस तरह से कानूनी तौर पर देखते हैं और क्या ये बहरान मजीद बढ़ेगा या मजीद कम हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जहां चैंपियंस वनडे कप का सिलसिला इस वक्त फैसलाबाद में जारी है और हम देख रहे हैं कि बड़े ज़बरदस्त मैचेस का आगाज़ इस वक्त हो चुका है, जहां कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तानी नेशनल टीम को जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो यहाँ से अच्छे प्लेयर्स मिल सकें और क्रिकेट को रिवाइव करने की भी कोशिश की जा रही है। चैंपियंस वनडे कप के इफ्तिताई मैच में मार्कोज ने पैंथर्स को 160 रन से शिकस्त दे दी है। ये अहम मुकाबला था पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक टूर्नामेंट चैंपियंस कप का इफ्तिताही मैच, जहां मार्कोज ने कामरान गुलाम की सेंचुरी, अब्दुल समद और इफ्तिखार अहमद की सेंचुरियों और फिर नसीम शाह और आकिब जावेद की उम्दा बॉलिंग की बदौलत पैंथर्स को 160 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेले गए इस मैच में पैंथर्स के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर मोहम्मद रिजवान की मार्कोज को पहले बैटिंग की दावत दी, जिसने मुकर्रर 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बनाए। और हमने देखा कि मार्कोज की इनिंग्स की खास बात कामरान गुलाम की सेंचुरी थी, जिन्होंने 102 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 115 रन स्कोर किए हैं। और इस तरह फ़खर जमान के 17 और मोहम्मद फैज़ान के 34 रन पर आउट होने के बाद कामरान गुलाम ने कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ तीसरी विकेट की शराकत में 133 रन का इजाफा यहाँ पर किया और रिजवान ने 3 छक्कों की मदद से 45 रन बनाए और फिर वो पवेलियन लौट गए। इसके बाद कामरान गुलाम और इफ्तिखार अहमद के दरमियान 5वीं विकेट की शराकत में 62 रन बने हैं। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने हमें ज्वाइन किया है। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चैंपियंस वनडे कप का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इसकी अहमियत पर ही हम बात करें कि बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि हमारे ऑलमोस्ट तमाम सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि नेशनल टीम का हिस्सा होते हैं और बहुत से जूनियर प्लेयर्स को उनके साथ खेलने का मौका मिल रहा है। पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो प्लान यही है कि जो बैकअप क्रिकेटर्स हैं वो भी हमारे पास एक अच्छी क्वांटिटी में होने चाहिए। आप देख रहे हैं कि इस इवेंट का मकसद पूरा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अनवार साहब आपका, आपकी टीम का, आपकी मैनेजमेंट का, जिसने आज मुझे आपके इस प्रोग्राम में मदऊ किया। लेकिन सबसे अहम नुकता इस इवेंट की जो अहमियत है, जो इस इवेंट से मुताल्लिक क्या है, ये इवेंट पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। ये तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुतादिद मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो इवेंट है इसकी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि आने वाले दिनों में जो चैंपियंस ट्रॉफी मुनक्किद होगी जिसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा, वो चैंपियंस ट्रॉफी जब हमें न्यू टैलेंट दरकार होगा तो वहाँ एक जो है ये इवेंट फिर टेस्ट केस साबित होगा। आया जिस तरह से कल का यकतरफा मुकाबला हुआ आपने देखा, तो इसके बाद उम्मीदें कम है। आपने जिस तरीके से कप्तानों को कप्तान बनाया है, आपको ये सोचना होगा, आपको ये फैसला करना होगा कि आया पूल ऑफ प्लेयर्स क्या हैं। यहाँ यूं तो हम देख रहे हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी चेयरमैन की जो काविशें हैं या फिर वो जो प्लान्स एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक इस वक्त क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आया दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, लेकिन क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट पे काम किया जा रहा है। बड़ी तादाद में आप खिलाड़ियों को देखेंगे लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपको दिखाई नहीं दी जाएगी। मैं ये जो बात कर रहा हूँ इस पर इतने वसूख के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फैसलाबाद में जो इकबाल स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं वो फास्ट बॉलिंग पिचेस नहीं है। आप जो पिचेस बना रहे हैं वहां से इस तरीके का टैलेंट आएगा नहीं। अगर आप यही नौजवानों को जब पर्थ ले जाएंगे, जब आप उन्हें ले जाएंगे लॉर्ड्स और ओवल के मकाम पर, तो फिर ये नौजवानों पर एक अलग बर्डन होगा। तो आपको अपनी क्रिकेट की क्वालिटी को तब्दील करना होगा, क्वांटिटी को नहीं। फिर आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से इस वक्त, क्योंकि मैं अक्सर कराची से ही मेजबानी के फराइज और सहाफती फराइज सर अंजाम देता हूँ, तो मैं आपको बताऊं मेरे साथ कराची का एक पाकिस्तानी क्रिकेटर मौजूद था जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, एहसन अली ने, और उसको बाकायदा बोर्ड कह रही है कि वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अपने को रिकवर कर रहा है, लेकिन माजरत के साथ वो मुख्तलिफ जो समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात है उनसे मुलाकातें कर रहा है। उसको इंजरी का सामना करना पड़ा था 1-1.5 साल से। बोर्ड ने उसका इलाज तो कराया लेकिन अब जो वो रिहैब होना है तो वो रिहैब नहीं हो पा रहा है, बोर्ड उसको बुला रहा नहीं है। और दूसरी जानिब ये खबरें टीवी चैनल्स पे चल रही है कि ये जो खिलाड़ी हैं वो रिहैब अपने को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कर रहे हैं। तो ये एक अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए वो अपनी जो फौज बना रहे हैं,
निगरान सेटअप के लोग ला रहे हैं, फिर अपने चैनल के लोगों को बता रहे हैं, भाई उनको नहीं लाना है, पाकिस्तान की क्रिकेट को आपको बेहतर करना है तो आप मजीद अच्छे प्लान्स लाएं। आप देखिए अंडर 19 की सतह पर होने वाला इवेंट कैंसिल हो गया, क्यों हो गया? सबसे बड़ा नुकता ये है, तो भाई ये कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि इनके पास कोई प्लान सही तरीके से तरतीब नहीं दिए जा रहे हैं। जब तक ये तरतीब नहीं देंगे, चीजें इसी तरह से उलझनों का शिकार होती हुई दिखाई देंगी, बिगड़ती हुई दिखाई देंगी। मेरी तो ये गुजारिश आप देखें, कल शादाब एक्सपोज हो गए, उसामा मीर एक्सपोज हो गए। क्यों एक्सपोज हो गए? वो कल तक कहां थे? बोर्ड ने उन पर कितना इन्वेस्ट किया था। तो अब बोर्ड की जिम्मेदारी है कि बाकायदा इन्हें देखें। अब वो कह रहे हैं शादाब मुकम्मल फिट है, कल तो मुझे उस तरीके से चीजें नजर होती हुई दिखाई नहीं दी गई। फिर आप कह रहे हैं कि साइम अयूब पाकिस्तान का बहुत बड़ा टैलेंट है, आपके नेशनल सर्किट में होने वाले इवेंट में भी वो रन जब अगर नहीं कर पाते तो फिर आपने ज्यादती की ना। मोहम्मद हुरैरा जो बेंच पर बैठे हुए थे, आपने उनको नहीं आजमाया। तो ये सारी ज्यादतियों का पैमाना है जो फिर जब लबरेज। लेकिन ताबिश फिर आप किस तरह से देख रहे हैं? यकीनी तौर पर चैंपियंस वनडे कप की जब हम बात कर रहे हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लिया गया है। वो भी एक अलग बहस है कि सिर्फ क्वांटिटी पर काम कर रहे हैं, क्वालिटी पर काम करने की भी जरूरत है। यकीनी तौर पर इस तरह से जैसे आप बात कर रहे हैं, दीगर क्रिकेटर्स भी बात करेंगे और शायद इस इशू पर भी काम किया जाएगा जो आके आपने पीछे इसकी सूरत हाल को भी डिफाइन किया है कि अगर पर्थ में जा रहे हैं, ओवल में जाते हैं, लॉर्ड्स में जाते हैं, तो फिर यही तमाम प्लेयर्स वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते और उन पर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। चैंपियंस वनडे कप की टाइमिंग आप समझते हैं कि दुरुस्त है? अभी पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज खेलनी है इंग्लैंड के साथ, टेस्ट सीरीज पहले आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी अभी हम देख रहे हैं बाद में है। पहले टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए थी क्योंकि रिसेंटली हम एक टेस्ट मैच हारे हैं और वो भी बांग्लादेश जैसी टीम से, और अब उम्मीदें ये की जा रही हैं कि वनडे कप ये करवाकर परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे और फिर से जाएंगे टेस्ट खेलने। तो चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे किस चीज की तैयारी करेंगे? टेस्ट का मैच अब आने जा रहा है और तैयारी वनडे कप की जा रही है। देखिए, आप बड़े उसूलमंद आदमी और आप बड़ी हकीकत पर मबनी गुफ्तगू करते हैं अनवार खावर साहब, और आपने भी वही बात की जो बात मैं हूँ, क्योंकि सच्चे साफी आजकल हमारे यहाँ फील्ड में काफी कम है, जिसकी वजह से आपको और हमें काफी ज्यादा पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। मैं 1-1.5 साल तक पीसीबी ने मुझे बैन किया हुआ था, एग्रीडेशन मेरा रोका हुआ था। उसकी वजह यह थी क्योंकि मैं धड़ल्ले के साथ सच बोलता था, और वजह यही है कि इसमें तो आप देखें, आपका जो है अब होना है सीरीज, आप खेलेंगे टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन आप जो है इस वक्त वनडे कप खेल रहे हैं। हैरत की बात है ना, आप उस तरीके से कैजुअलाइज किया हुआ है, उस तरीके से शेड्यूलाइज किया हुआ है कि जिसके बाद सवालात उठते हैं। दूसरी जानिब एक अहम नुकता इस वक्त ये है कि आप कह रहे हैं हम वनडे कप मुनक्किद करें। भाईजान, मुझे ये काइंडली बताएं कि वनडे कप जो आपने मुनक्किद किया है, इसके क्या आने वाले दिनों में जो है चीजें सामने आएंगी, नताइज सामने आएंगे? आया इसके क्या मुस्बत पहलू सामने आएंगे? कोई पहलू सामने नहीं आएंगे। इसलिए पहलू सामने नहीं आएंगे क्योंकि सैयद मोहसिन रजा नकवी को जो गाइड करने वाले लोग हैं वो इंतहाई ज्यादा अहमक है। मैं माजरत के साथ ये लफ्ज दोहरा रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि सैयद मोहसिन रजा को भी कुछ इस बात का इल्म है नहीं कि आया उन्हें क्रिकेट में करना है क्या है। वो एक इवेंट करा देते हैं। आज से पहले आप मुझे बताएं, माजिद खान हो, ग्रेट इमरान खान हो, जावेद मियां दाद हो, उनके भाई अनवर मियां दाद, जहीर अब्बास, सगीर अब्बास, रमीज हसन राजा, वसीम असलम राजा, ये सारे बड़े जो नाम है कहाँ से आए थे? शोएब अख्तर, वसीम अकरम, ये कहाँ से आए थे? ये आपकी जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, कायदे आजम ट्रॉफी होती थी, पाकिस्तान कप होता था, नेशनल कप होता था, इसके जरिए आए थे वो। उन्होंने इतनी क्लब क्रिकेट नहीं खेली, उससे ज्यादा उन्होंने अपनी जो नेशनल सतह पर होने वाली क्रिकेट थी उससे आए थे, काउंटीज होती। आपने यहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट के स्ट्रक्चर का मजाक बना दिया। इसका जब आप मजाक बनाएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसका मजाक बनेगा। यही कह रहा हूँ, जिस शख्स ने सिर्फ 11 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं वो आपके बोर्ड का जो है डोमेस्टिक क्रिकेट का डायरेक्टर ऑपरेशंस है जनाब खुरम नियाजी साहब, क्योंकि वो माजी में डीसी रहे हैं, आपके निगरान सेटअप का हिस्सा रहे हैं, इसके लिए आप उन्हें नवाज रहे हैं। मतलब ये ड्रामा बंद हो जाना चाहिए अनवार खावर साहब। पाकिस्तान में काबिल लोग बहुत सारे हैं, आप जैसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे काबिल हैं जो चीजों को बेहतर करना जानते। आप उनको लाए ना, आप राशिद लतीफ साहब को क्यों नहीं लाते अपने साथ? क्यों नहीं रखते राशिद लतीफ साहब को? आपको पता है वो शख्स दब के काम नहीं करेगा। वो कराची के अंदर कई जो है उसने अरीना बना दिए क्रिकेट के, ग्रास रूट लेवल पर होने वाली क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है राशिद लतीफ। आप उसको अपने साथ रखते नहीं है, आप सीनियर खिलाड़ियों को अपने साथ रखते नहीं। आपको लोग रखने हैं तो फिर अपने जैसे लोग रखने जिनको क्रिकेट की कोई हाव नो है नहीं। पहले आपने वाब रियाज के वो अपने साथ रखा, वापस से वकार यूनिस को लिया। वकार यूनिस का किरदार जो इतना ही ज्यादा मुतनाजिर आए, इतना मुतनाजिर आए जिसका आपको मुझे सबको बखूबी अंदाजा है। दूसरा ये आप फिर बोलते हैं वसीम अकरम साहब को लाने के। माजी में जस्टिस कयूम रिपोर्ट में वसीम अकरम साहब का भी जिक्र हुआ था ना। वसीम अकरम साहब का किन अल्फाजों में जिक्र हुआ था वो आप और हम भी जानते हैं। तो ये सारे जो टिंटेड लोग हैं, जो सारे इल्जामज़दा लोग हैं जिनसे मुताल्लिक बाकायदा रिपोर्ट्स तश्कील दी गई,
मीडिया पे शायद सुर्खियां चली, ब्रेकिंग न्यूज के जो है ब्रेकिंग्स बनी, तो उनको क्यों लाना है? उनको इसके लिए लाना है। लेकिन ताबिश फिर आप किस तरह से देख रहे हैं, फिर आप क्या समझते हैं कौन अहल है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है? अगर आप कह रहे हैं वसीम अकरम नहीं दुरुस्त है, वकार यूनुस भी दुरुस्त नहीं है, ये बहुत बड़े नाम हैं, जब ये बाहर की टीमों के साथ काम करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। यहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। मुश्ताक अहमद बाहर जाके कोचिंग करते हैं, वहां के स्पिनर्स को वर्ल्ड क्लास स्पिनर बना देते हैं। इंजमामुल हक जिस टीम के साथ लगते हैं बाहर की टीम के साथ, उस टीम की बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। पाकिस्तान में हम लोग फिर उनको सही तरीके से यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इल्जामात अगर सब पर लगे हैं तो चलें, वो माजी का एक किस्सा है, शायद उस चैप्टर को अब बंद कर देना चाहिए। उस चैप्टर को हम बंद करते हैं अनवार, लेकिन ये जो हमारे लेजेंड्स है, सो कॉल लेजेंड्स, ये वापस से उन चैप्टर्स को खुद खोलते हैं। तला रहमानी आपके मेरे एजेंट नहीं थे, वो इंजमाम के एजेंट थे माजरत के साथ। और माजी में उमर अकमल के साथ जो आमने सामने वकार यूनिस हुए थे, वो आपके और मेरे साथ नहीं हुए थे, उमर अकमल और अहमद शहजाद के साथ हुए थे। उस वक्त वो डोमेस्टिक सीजन में रनों के अंबार लगा रहे थे दोनों खिलाड़ी। तो ये जो ज्यादतियों का पैमाना है, हमारे सो कॉल्ड लेजेंड्स ने तो किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं, जब आप ये सवाल उठा रहे हैं कि आया कौन है जिसको आगे लाना चाहिए, तो मैंने एक नाम तो आपके आगे लिया, राशिद लतीफ साहब हैं, फिर दूसरे हैं तौसीफ अहमद है, हसन रजा है, इसके अलावा आमिर सोहेल। आमिर सोहेल एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, आप उसको बार बार नजरअंदाज करते हैं। तो इसके बाद आप सरफराज नवाज उनके बहैसियत मेंटोर रख सकते हैं, सादिक मोहम्मद, मुश्ताक अहमद, आप उनको एज अ मेंटोर रख सकते हैं। अगर आपको मेंटोर रखना था, माजिद खान को लेकर आए, वो क्रिकेट जानते हैं, सलाउद्दीन सल्लू साहब उनको लेकर आए आप, और सर अब्दुल रकीब है उनको लेकर आए। क्यों नहीं लाते? पता है ये सच्चे लोग हैं, उसूल वाले लोग हैं, पक्के लोग हैं, ये कभी जो है झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। इसके लिए आप जो लोग दब जाते हैं, जो लोग आपकी फेस सेविंग के लिए, आप उनको ही लाते हैं। शोएब मलिक का किरदार क्या था? शोएब मलिक का अब मैं क्या बोलूं, ये मेरी जबान भी इस बात की इजाजत नहीं देगी, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता कुछ ऐसी तल्ख बातें जो मैं नहीं करना चाहता। यही जो सो कॉल्ड आपके जो सुपरस्टार्स हैं, इन्होंने ही तौबा नौज़बिल्लाह कुरान को बीच में लाया था, हलफ लिया था एक दूसरे की कप्तानी के खिलाफ। यूनिस खान की कप्तानी के खिलाफ किसने ये साजिशें की थी? सरफराज की कप्तानी के खिलाफ कौन साजिशें कर रहा था? कल तक जो कह रहा था मेरे कप्तान मेरे कप्तान मेरे कप्तान, आज वो कह रहा है मैं कप्तान। यही हुआ ना सरफराज के साथ बाबर आजम ने ये किया, आज बाबर आजम के साथ अब रिजवान ये करने जा रहे हैं। तो ये जो पूरा साजिशी टोला है, इस साजिशी टोले का तो पसे पुष्ट जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो साथ दे रहे हैं। कल तक कहते हैं ग्रुपबंदी होनी नहीं चाहिए थी, अगर होती मैं इस्तीफा दे देता। तो आपको वर्ल्ड कप के फौरन बाद मोहसिन नकवी साहब अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था वजीर आजम साहब को, और वो कोई काबिल आदमी लाकर लगा देते। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, क्योंकि आपको भी लालच है, आपको पता है कि आपके बैनुल-अक़वामी सतह पर जो होने वाले टूर्स एंड ट्रिप्स हैं वो जो है रुल जाएंगी, वो फिर खत्म हो जाएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई बेहतरी हो, जैसे चैंपियंस वर्ल्ड कप का इनेकाद किया गया है, पाकिस्तानी टीम के लिए ये अच्छा साबित हो। बहुत शुक्रिया ताबिश मीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। कसीदा बुर्दा शरीफ आपने मुलाहिजा किया, ज़हाब हुसैन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और उनके साथ गिटारिस्ट हारिस भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर हमने ये बहुत ज़्यादा सुना भी है, बहुत ये वायरल भी रहा है। आज ज़हाब से इस हवाले से हम गुफ्तगू भी करेंगे। ज़हाब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले मैं ये जो कसीदा बुर्दा शरीफ था, इस हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि ये आपने कब बनाया था और किसके साथ कोलैबोरेशन करके? ये हम लोगों ने बनाया था रमज़ान में, लास्ट रमज़ान गुजरे, और अदनान धूल ठीक है सिंगर हैं, उनके साथ जो है ये मैंने ड्यूट किया था। बेसिकली उन्होंने ही ये प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो बाकी उनके साथ मेरे मज़ीद भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो भी रिलीज़ होंगे। एक भी हुआ था गाना हम लोगों ने किया था, और आगे मज़ीद उनके साथ मेरा काम चल रहा है। ठीक है, और कब से आप सिंगिंग की फील्ड में हैं? मुझे ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, इस फील्ड में। और कैसी जा रही है अब तक ये? बहुत अच्छी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से शौक था या फैमिली की तरफ से इनहेरिट? बचपन से शौक था मुझे गाने का, तो मगर ये था कि पढ़ाई भी साथ साथ थी मेरी। अब वो बहुत ज़रूरी है। इंटर के बाद जो मैंने प्रॉपर फिर स्टार्ट किया इस पर काम मैंने। और कितनी मेहनत आपको लगता है कि सिंगर बनने के लिए फिर करनी पड़ती है? बिल्कुल, मेहनत तो बहुत ज़्यादा, इतना आसान काम नहीं है लोगों को लगता है। इसके पीछे एक पूरी एक स्टोरी होती है, आपकी मेहनत, आपकी रियाजत, उसके बाद जाके कहीं आपको समझ आती है यार सुर क्या है, लय क्या है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है, मेहनत बहुत होती है। ठीक है, और फिर जो इर्द गिर्द आप आर्टिस्ट भी देखते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह से बहुत बड़े बड़े नाम माजी में भी रह चुके हैं, बिल्कुल इस दुनिया में नहीं है, और आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लेजेंड्स हमारे पास हैं। आपका उनमें से फेवरेट सिंगर कौन सा है, किसको फॉलो करते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नुसरत अली खान साहब हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम, बल्कि इंडो पाक का वो बिल्कुल सबसे बड़ा नाम। और आज के टाइम पर जो हमारा जो नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान का, वो आतिफ असलम। आतिफ असलम, ठीक है, हर बंदा उनका फ़ैन है। और कुछ लोग उनको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो, मगर
उनको अल्लाह ताला ने एक इज्जत दी हुई है, तो आप क्रिटिसिज्म तो हमने देखा है कि वो हर किसी पर ही होता है, और फिर जब इंसान ज्यादा तरक्की पर, बुलंदियों पर पहुंच जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है कि वो आपके हमसाया मुल्क में जाके आपके मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी कि इतना बड़ा उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिला, वहाँ पे इतना टैलेंट है, फिर भी यहाँ से बुला के उनको वहाँ गवाया जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कभी मुलाकात हुई आतिफ से? जी, मेरी मुलाकात उनसे 2 दफ़ा ही है। तो कैसा इंटरेक्शन रहा? क्योंकि बहुत से लोगों में माइंड में फिर ये रहता है कि जब हम स्टार्स हैं वो बहुत ऊंचाइयों पर चले जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एटीट्यूड या टेंशन आ जाते हैं, तो वो मैं जरूर चाहूंगा आप उसको डाउन टू अर्थ हैं, वो बहुत हम्बल हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके से मिले और उन्होंने मुझे गाइड भी किया कि आगे किस तरह चलना है, किस तरह गाना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी में नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा, आज के टाइम पे आप किस तरह से देख रहे हैं सिंगर को कितना एज मिल चुका है सोशल मीडिया की वजह से? क्योंकि पहले दौर में हम देखते थे कि म्यूजिक चैनल्स होते थे, वहां पर आपको जाना है, एक बहुत टफ कंपटीशन यकीनी तौर पर उस टाइम पे था। पाकिस्तान में जिस तरह से एकदम हमने देखा म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत बूम हुई थी बैक इन 2000, बैंड्स पर बैंड्स आ रहे थे, लेकिन आज अगर किसी के पास टैलेंट है तो उसके पास सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं कि वो वहां पर अपना टैलेंट बड़े आसानी से दिखा सकता है। बिल्कुल, आज देखें सोशल मीडिया ने ना बहुत आसान कर दी है कि हम कहीं भी बैठ के कुछ भी कर लें, वो दुनिया तक पहुंच सकती है वो चीज़। पहले ये चीज़ बहुत मुश्किलों से होती थी, अब तो आपकी भी चैनल में पहले एक पीटीवी होता था, तो लोग वहाँ तक जाना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। तो अब जो है सोशल मीडिया का दौर है, आप कहीं बैठ के भी वीडियो बनाए पोस्ट करें और आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपकी आवाज़ में दम होगा, तो वो ज़रूर वायरल होगा। ठीक है, तो फिर आज जैसे आपका ये कसीदा बुर्दा शरीफ भी वायरल हुआ है, आज हमें ऐसा क्या सुनाने जा रहे हैं जो मजीद वायरल हो सके? मैं आपको इनके रबीउल अव्वल चल रहे हैं और हमारे नबी पाक की विलादत भी जो है वो करीब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं चाहूँगा कि हमदी आपको मैं सुनाऊँगा। ठीक है, तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। खूब ज़बरदस्त। अच्छा, हारिस भी हमारे साथ हैं। ज़हब, जैसे स्पिरिचुअल साइड पर हमने देखा कि बहुत फिर कम सिंगर्स हैं जो कि स्पिरिचुअल साइड पर भी, जैसे हम की हम बात कर रहे हैं, नात की बात कर रहे हैं, तो आपका कैसे इस तरफ आना हुआ कि सिंगिंग के साथ साथ आप जो कसीदा बुर्दा शरीफ की हम बात कर रहे हैं, हम की बात कर रहे हैं, वो उस तरफ रुझान कैसे हुआ? बेसिकली जो मैंने स्टार्ट किया था वो नात खानी से किया था मैंने। स्कूल में मैं नात पढ़ता था बचपन से, तो बस एक दिन अचानक ऐसे ही वो क्लास में किसी ने कह दिया कि कुछ गाना याद है टीचर ने, तो मैंने कहा याद है। जब मैं था ग्रेड 5 में था, तो मैंने कहा जी बिल्कुल गाना याद है।
तो उस टाइम पे मेरे फेवरेट सिंगर होते थे शफकत अमानत अली खान साहब, अभी भी हैं बल्कि वो, तो उनका मैंने गाना गाया था। तो बस वो गाते 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 फिर ऐसा शौक पड़ गया कि बस अब गाने ही है। तो इंटर के बाद जो है मेरे फादर को मैंने कहा कि भैया मुझे अब सीखना भी है प्रॉपर, ताकि मैं इस चीज़ को लेके चलूँ, इस फील्ड में ही रहूँ। तो इंटर के बाद मैंने फिर सीखना स्टार्ट किया। मेरे टीचर हैं जयाउल हक साहब, इनसे मैंने सीखा। तो फिर सीख के फिर 1 साल हुआ है अदनान धूल, इनके साथ मैंने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह करना स्टार्ट किए हैं, गाने भी किए हैं और कसीदा बुरदा शरीफ भी किया। आगे मज़ीद गाने मेरे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना मुश्किल है एक सिंगर बनने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारे तमाम लेजेंड्स थे उनको बहुत ज़्यादा वो रियाज करते बिल्कुल बहुत हर्डल्स आती हैं बेसिकली। अब वो मेहनत अब वो नहीं रही जो हमारे पहले लेजेंड्स ने की, उनकी मेहनत बहुत हार्ड थी। अब हम लोग वैसे मेहनत नहीं करते हैं। उनकी एक टाइमिंग्स होती थी रियाज की कि सुबह उन्होंने फजर के बाद जो है वो रियाज करने बैठ जाना है 2 घंटे, फिर शाम को करना है। अब हम लोग सो के ही 2-2 बजे उठते हैं। तो वो मेहनत अब नहीं रही जो उन्होंने मेहनत की हुई है। अब हम लोगों का बहुत आसान हो गया। पहले 1 टेक में रिकॉर्ड होता था पूरा गाना, अब आप टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, अब लॉजिक आ गया है, क्यूबेस, बहुत सी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। और बहुत से सिंगर्स मैं चाहूँगा जो नए आने वाले हैं वो ये भी समझते हैं कि ज़्यादा रियाजत ना की जाए, ऑटो नहीं ऐसा नहीं चला लिया जाए। देखिए अगर ऐसा हो तो फिर तो सभी सिंगर्स बनते हैं ना, फिर तो लोग काम छोड़ बन रहे हैं फिर ज़्यादा देर चलते नहीं है। हाँ ये भी है, उनका जो टाइम है वो बड़ा शॉर्ट होता है। हाँ जी, शॉर्ट सा उनका टाइम होता है। तो ऐसा नहीं है, तो मेहनत इजाजत रहती है और प्रॉपर एक ये प्रैक्टिस है सुर की, और टीम वर्क भी है ना। जैसे हारिस भी यहाँ पर हैं, हारिस भी हमारे शो पर पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। हारिस कैसे कॉम्बिनेशन बनाकर फिर चलना पड़ता है सिंगर्स के साथ, कितनी देर आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? देखिए कोशिश हमारी ये होती है कि हम ना डेली बैठें शाम के टाइम ना, ठीक है, 3-4 घंटे मस्ट हैं, ताकि हम अक्सर इस तरह होता है कि शोज आ जाते हैं तो ना प्रैक्टिस के लिए टाइम बहुत शॉर्ट होता है। लेकिन आपका इतना होना चाहिए दोनों का, जैसे मैं और जाहब भाई हमें 7 साल हो गए साथ एक, ठीक है, तो प्रैक्टिस कम भी होती है ना, हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा इन्होंने इस सुर से गाना है, मैंने इस तरह से इनको ना लेके चलना है म्यूजिक के साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहब अब क्या सुनाएंगे हमें? मैं आपको, क्योंकि फ्राइडे भी आ जाए जी और अवेलेबल भी चाहिए, तो मैं चाहूँगा मुनासिब लगता है हम कोई गाना करें। नहीं बिल्कुल, तो हम आज हम रब्बीउल अव्वल की मुनासबत से बिल्कुल डी शब्द कौन से? तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू मुझे ये कर एफ कर। बेसिकली हम लोगों ने ना तलब ही तलब तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा बहुत खूब ज़बरदस्त साहब। मैं चाहूँगा जाते जाते हमने जो शुरू में कसीदा बुरदा शरीफ वो हमें आप लाइव भी सुनाते हैं थोड़ा सा। हुवल हबी बुल्लाजी तुरजा शफा आतु हुवल हबी बुल्लात जरजा शफा आतु ली कुल्ली हो
लिमिनल अखवाली